हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 के अध्याय 1 का सॉल्यूशन हम पूरा आपको एक साथ दे चुके थे। इस वीडियो में हम अध्याय 2 का सॉल्यूशन देने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन, एक भी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, मतलब सारे क्वेश्चन और सारे ऑब्जेक्टिव हम आपको इसमें अवेलेबल कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 परमाणु संरचना। 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होते हैं? 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होते हैं? तो एक होता है। 4d कक्षक में कितने कोणीय नोड होते हैं? 2 होते हैं। निम्नलिखित में किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप्य पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर आएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तीसरी कक्षा में संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी? 9। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा होता है? तो होता है F3+ और Mn2+। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो? तो यह आएगा अल्फा कण का। उसके बाद आएगा के शेल कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता होगी। तो कब होती है के शेल कक्षकों में भिन्नता? स्पिन क्वांटम संख्या में, घूर्णन क्वांटम संख्या जो होती है उसमें होती है, जहां घूमने वाली या स्पिन करने वाली होती है। आगे देखते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो वो है अभिविन्यास से संबंधित। Ni+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि Ni का परमाणु क्रमांक है 28, तो इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 वैसे दे रखा है उसने, +2 है। के परमाणु संख्या 19 के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या है, तो ये वाली आएगी n = 4, l = 0, m = 0 और s = +1/2। के 19 के परमाणु की चारों क्वांटम संख्या। दिगांशी क्वांटम संख्या वाले उपकोशों में कुल कक्षकों की संख्या होगी, तो वो होगी 12+1। उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण है रेडियो तरंग। समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है। प्रोटॉन। एक तेल की बूंद पर आवेश 6.39 × 10⁻19 C है, तो तेल बूंद में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4। 4d इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा सही क्वांटम संख्या का सेट है? 4d के लिए ये होता है -1/2 वाला। Na परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए दिगांशी क्वांटम संख्या L का मान होगा, वो होगा 0। Fe3+ आयन, Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, तो D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो होगी 3। परमाणु के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न द्वारा निकालते हैं, 4l+2 के द्वारा। आगे और देखते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो ये 19 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं और 20 प्रश्न इसके अंदर दे रखे हैं। इन 20 प्रश्न का हल हम आपको करवाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कैसे करते हैं? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों को भी शेयर करो भैया, बहुत मेहनत लगती है हैंडमेड नोट्स बनाने में। बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करी है हमने आपको व्यवस्थित रूप से एक एक प्रश्न का उत्तर अवेलेबल कराने की कोशिश की है। ना हमने स्क्रीनशॉट से कोई जुगाड़ करा है या कुछ भी नहीं करा है। पर्सनली हमारे खुद के नोट्स बनाए हैं, उसके बाद ही हमने यूट्यूब पे डाले हैं। तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन करना है। 1 ग्राम भार के लिए हम इलेक्ट्रॉन का मान निकालते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम। इसका मान हम 1 ग्राम के लिए, 1 परमाणु के लिए निकाल लेते हैं। तो इसको बटे में ले आएंगे, तो 1/9
6.11 गुणित 10 की घात माइनस 28 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने, इन दोनों को भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 1.097 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद सरल प्रश्न पर नॉलेजेबल क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ रखी होगी, तो ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में दे सकते हैं। नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान ए व परमाणु संख्या Z, परमाणु भार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु संख्या को हम तो हम देख रहे थे कि ए परमाणु द्रव्यमान ए और परमाणु संख्या Z वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनने दे रखा है यहाँ पे Z बराबर 37 और A बराबर 35 है, तब कौन सा आएगा। तो आपको अगर ये पता है कि किसी का, जिसका परमाणु क्रमांक 17, किसका होता है परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का, तो हमने लिख दिया 1735 क्लोरीन। आपको इससे पता होगा, आपका जो परमाणु क्रमांक है अगर उससे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है तो आपको ये लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ए तो इनने दे ही रखा है। तो जेड बाणु किसका होता है, यूरेनियम का होता है। Z4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगी इनके। अगला देखते हैं, वेरी आईएमपी सवाल, परीक्षाओं में पहले भी पूछा है। एक प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एमपीएम हो तो, और जो 1 जूल ऊर्जा दे के फोटानों की संख्या बतानी है। सबसे पहले 4000 पीएम को हमने मीटर से और उसको मीटर में कन्वर्ट करा, पहले मीटर में कन्वर्ट करके तीनों जीरो इसके साथ ले गए, 4 × 10⁻⁻9 मीटर हो गया। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है E = n लैम्डा न्यू, NH न्यू होता है, जहां पे न्यू बराबर होता है C/λ, तो ये हो गया C/λ। अब आपका, हमको n का मान निकालना है, सारी चीजें उधर लेगा, ये हो गया। यहां पे चारों के मान रख दिए हमने। E है 1 जूल, उनने दे रखा है, ऊर्जा कितनी है 1 जूल है। आपका जो मान है तरंग दैर्घ्य का वो अपन ने निकाल लिया, 4 × 10⁻⁻9। प्लांक नियतांक, एच क्या होता है, प्लांक नियतांक, उसका मान फिक्स होता है 6.626 गुणित 10 की घात -34 जूल सेकेंड। और जो सी है वो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग का मान भी फिक्स होता है 3.0 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इन सबका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 2.012 × 10⁻16 फोटान। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में 3 सवाल पूछे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा है 4 × 10⁻7 m तरंग दैर्घ्य वाले एक फोटान में 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की सतह से टकराता है। तो फोटान की ऊर्जा ज्ञात करनी है, उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं पहला वाला, फोटान की ऊर्जा बराबर होता है h न्यू बराबर होता है C/λ। h का मान पहले से पता है, c का मान पहले से पता है, सिर्फ लेमडा का मान इस सवाल से रखना है। जैसे इस लेमडा का मान इस सवाल में रखेंगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा। इसको जूल में है, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हल कीजिए, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.602 × 10⁻19 से डिवाइड करा है। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का संबंध आप लोगों की फिजिक्स में भी दे रखा है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका फोटान की ऊर्जा का 3 × 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा निकालना है उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा। उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² और मान हो जाएगा h न्यू -h न्यू 0। h न्यू है, अभी हाल निकाल के लाया हम 3.10 और h न्यू 0 उन्होंने दे रखा है सवाल के अंदर, अगर आपने ऊपर पढ़ा हो सवाल तो यहां दे रखा है 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस मान को हम यहां पे रख देंगे और माइनस कर देंगे, जो आपका आएगा वो हो जाएगी उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा। एक निकल गया फोटान की ऊर्जा, एक निकल गया उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा। अब निकालेंगे प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का वेग, और प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का वेग होगा 1/2 mv² इक्वल्स टू 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा ऊपर वाला मान है, इसी को हमने वापस से लिया है। 1/2 mv²
लेना है क्योंकि हमको वेग निकालना है। हमने वो पूरा का पूरा ऊपर से उठा लिया, ठीक है, यहाँ एरो का चिन्ह लगा सकते हो आप। हमने वही मान वापस से लिया है और इस v को छोड़ के 1/2 की जगह 1/2, m की जगह m का मान रख दिया। ये फिक्स मान होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, v स्क्वायर, और पीछे आपका मान है ही सही। v स्क्वायर को छोड़ को सब इधर लाएंगे और हल करेंगे तो यह आ जाएगा, और ज्यादा हल करेंगे तो ये होगा, इसका स्क्वायर से रूट निकाल लेंगे तो ये हल हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। काय में बदलना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो और आगे देखेंगे, माफी चाहूंगा, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए और आगे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हमने यहीं रख दिया था, इसलिए जो आंसर है ये आपका फाइनल आंसर है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 242 nm तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम की आयनन ऊर्जा किलो जूल मोल इनवर्स में ज्ञात करो। वही फार्मूला जो अभी लिया था, न्यू की जगह C/λ। एक मान पहले से पता होता है आपको, n का मान यहां पे ध्यान रखना, वो है 0.02 गुणित 10 की घात 23। ये अपन ने रखा है इसके अणुओं का मान। ये प्लांक नियतांक होता है, प्रकाश का वेग होता है, ये उनने दे रखा है। हमने नैनोमीटर से मीटर में बदल लिया और सबका सॉल्यूशन करेंगे, ये आ जाएगा, फाइनल आपका ही हो जाएगा। इसके बाद छठा और सातवां क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, वो हमें अभी तक नॉलेज में नहीं आया था, इसलिए हमने उसको अवेलेबल नहीं करा है। और कोई भी गलत आंसर मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को मिले, इसलिए हम वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं जिनमें कोई थोड़ा भी डाउट हो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 में दो मान दे रखे, एक 2s और एक 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए कोणीय संवेग क्या होगा? तो 2s कक्षक का कोणीय संवेग होगा 0 और 4f कक्षक का कोणीय संवेग होगा √3h/π। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन गतिशील हो तो इनसे संलग्न तरंगदैर्घ्य समान हो तो इनमें से कौन अधिक तेजी से गति करेगा और क्यों? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य को हम ई से मान लेते हैं, प्रोटॉन को गाई से मान लेते हैं पी से, और किसी भी तरंगदैर्घ्य का मान होता है h/mv और h/mv। तरंगदैर्घ्य तो वही होता है h/mv। उनने बोला है क्या है, उनका तरंगदैर्घ्य समान है, इसलिए तरंगदैर्घ्य को हमने λ1 λ2 में नहीं बांटा है, सिर्फ दोनों को लैम्डा रहने दिया। और प्लांक नियतांक भी बदलेगा नहीं, तो ये भी एक समान रहेगा। दोनों के द्रव्यमान को, एक के द्रव्यमान को मान लिया हमने me और वेग को ve, इसके द्रव्यमान को मान लिया mp और vp, दोनों को आपस में बराबर रखा। लैम्डा h से h कैंसिल हुआ, आपका बचा mp बराबर mv। mp का मान जो है आपका, जो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, याद रखना यहां पे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 10⁻⁻27 और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 10⁻31 होता है। दोनों मान रखे। चूंकि आपको ये दिख रहा है कि ये वाला मान इस वाले मान से क्या है, छोटा है, और ये वाला मान इस वाले मान से छोटा है, तो ये जो दो बचे हैं ये उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन की गति प्रोटॉन की गति से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप इसको पूरा एक साथ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति कैसे प्रोटॉन की गति से ज्यादा होगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। वीडियो जरूर लंबा हो रहा है क्योंकि 20 प्रश्न दे रखे हैं और 20 ऑब्जेक्टिव दे रखे थे। 40 टॉपिक पे चर्चा करना, तो वीडियो तो लंबा हो गई। आप लोग धैर्यता बना के रखें और वीडियो को आगे देखते रहे। उन्होंने पूछा है कॉपर फर्स्ट प्रति चुंबकीय है जबकि कॉपर सेकंड अनुचुंबकीय क्यों? देखिए 11वीं लेवल पे ऐसा क्वेश्चन पूछना मतलब बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। आप लोगों के नॉलेज को भी एमपी बोर्ड वाले को बढ़ाएगा ये। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 19 और कॉपर 29 को हम लिखते हैं इस टाइप से, 4s1 बाहर जाता है, 3D कंप्लीट हो जाता है। अगर इसका +1 निकाले मतलब फर्स्ट निकाले तो आपका डी कक्षक पूर्ण हो जाएगा, और अगर +2 निकाले मतलब सेकंड वाले के लिए निकाले तो एक डी कक्षक में एक अंक खाली होगा। याद रखना, जो पूर्ण रूप से भरा होता है, जो भी कोई सा भी 11वीं में 12वीं में आगे जहां भी पढ़ो, जहां पे भी अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो प्रतिचुंबकीय होगा।
क्योंकि वो किसी से आकर्षित होएगा ही नहीं, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कॉपर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कॉपर फर्स्ट में डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अतः डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है तो यह प्रतिचुंबकीय है। और यहां पे डी उपकोष में एक कोष अपूर्ण है, इसलिए यह अनुचुंबकीय है। जिसके अंदर एक जगह खाली भी होती है या कुछ भी खाली होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है, पूरा अगर भरा हुआ है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये क्या होगा, अनुचुंबकीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है CO2 व N2 अणु समान वेग से गति करते हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले CO2 का अणुभार निकालो। CO2 का अणुभार होता है 44 और NO2 का अणुभार भी होता है 44। अब अभी हाल में आपको तरंग दैर्घ्य के फॉर्मूले लिखवा के आया, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। उन्होंने बोला है वेग समान है, वेग समान है मतलब v1 v2 समान हो जाएंगे। पहले मैंने आपको v1 v2 अलग अलग लिख के m1 m2 का मान रख दिया है और दोनों को एक दूसरे के बराबर बता दिया। h से h गया, 44 से 44 गया, v1 बटे v2 क्या है, समान है, एक समान है, बराबर है। इसलिए ध्यान रखना दोनों कितने हो जाएंगे, v1 हो जाएंगे। v1 से v1 कटेगा तो इसका अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न बैंक वालों ने। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछने जैसा क्वेश्चन। पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित समझाइए। क्या होता है पाउली का अपवर्जन नियम, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होती है। क्या कह रहा है, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होती है। और हमने के कोश के लिए बताया कि अगर पहले +1/2 होगी तो चौथी वापस सेकंड में -1/2 हो जाएगी। आगे देखते हैं और एक और इंपॉर्टेंट नियम, हुंड का नियम। हुंड का नियम, समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरते हैं कि पहले वे रिक्त कक्षकों में प्रवेश करें और फिर आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों के साथ जोड़ा बनाए। याद रखना ये 3 4 5 तो मैंने उदाहरण दिया है, एक्चुअली ये जो बात है वो हमारी कितने इलेक्ट्रॉन के बाद 2 2 4 छठे इलेक्ट्रॉन से शुरू होती है। मतलब 6 जिसका परमाणु क्रमांक होगा जिस तत्व का, वहां से शुरू होगी, क्योंकि वहां पे 1s कंप्लीट हो जाएगा, 2s कंप्लीट हो जाएगा और जहां से 2p शुरू होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो दोनों एक साथ जोड़ा नहीं बनाएंगे, वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अगर बचेगा, मान लो 3 भरा जाते, 7 होता तो 3 हो जाते, 8 होता तो 4 होता, तब जोड़ा बनता। मतलब जोड़ा कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बचेगा, तो पहले से जोड़ा नहीं बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न पूछा है प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहां तक कि हल्के परमाणु भी जब गति में होते हैं, मतलब बारीक बारीक कण भी जब गति करते हैं तो उनकी प्रकृति कण जैसी होने के साथ साथ कैसी हो जाती है, तरंग जैसी हो जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक समय में कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। इसे पदार्थ की द्वैत प्रकृति कहते हैं। यह अर्थात के बाद वाली लाइन आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक भी लिख के आप लिख सकते हो इसे पदार्थ की द्वैत प्रकृति कहते हैं, तो भी सही हो जाएगा। इसी प्रश्न में उन्होंने पूछा था डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, पर मैंने सिद्ध करके बता दिया। इसमें आपको बता देता हूं, डी ब्रोगली समीकरण के लिए 2 मान लेने पड़ते हैं, एक आइंस्टीन की समीकरण और एक प्लांक की समीकरण, और दोनों को एक दूसरे के बराबर रखना है। न्यू का मान होता है c/λ, तो c/λ रख देते हैं और इस समीकरण को जमा लेते हैं, लैम्डा को उधर ले जाते हैं, बाकी मान इधर लाते हैं, ये क्या हो जाती है, डी ब्रोगली समीकरण हो जाती है। तो इस प्रश्न को आप 2 भागों में देख लें, पहले आप प्रकाश की द्वैत प्रकृति और दूसरा डी ब्रोगली समीकरण। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें जैसे एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश आदि पर पड़ती है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है।
अगला देखते हैं मोस्ट आईएमपी केमिस्ट्री के नियम से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, वेरी आईएमपी क्वेश्चन बनता है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का मापन एक साथ असंभव है यदि डेल एक्स को स्थिति में अनिश्चितता तथा डेल पी को संवेग में अनिश्चितता का मापन अनिश्चितता माने तो इनका गुणनफल h/4 के बराबर या उससे कुछ बड़ा होता है, अर्थात डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर आर इक्वल h/4। एक ही क्षण में या एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण की सही स्थिति या सही संवेग का मापन एक साथ करना असंभव है यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल पी हो तो उनका गुणनफल h/4 के बराबर या उससे कुछ बड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए उपकोष। अर्धपूर्ण, बात को समझना, अर्धपूर्ण का मतलब होता है कि मान लो कि कोई पी ब्लॉक है और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, या डी ब्लॉक है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये अर्धपूर्ण हो गया। और वो कहते हैं कि पूर्ण रूप से भरे हुए, तो पूर्ण रूप से भरे हुए कैसे हो जाएंगे, जिसमें 2-2 के जोड़े बने हुए और पूरा भरा हुआ है। ये डी ब्लॉक अधूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। इन दोनों को छोड़ के, मतलब ऐसा या तो याद आधा भरा हुआ हो, पूरा आधा में भी पूरा भरा हुआ है, अर्धपूर्ण बोलते हैं इसको, और ये पूर्ण भरा हुआ। तो अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे उपकोष को छोड़कर, मतलब अन्य इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, जैसे अन्य मतलब मान लो 4 होते हैं, इसमें एक खाली होता, एक यहाँ पे 2, एक 3, एक 4, एक खाली है, तो इन सबकी ये जो है बाकी ये अस्थायी होते हैं, ये दोनों ही स्थायी होते हैं। क्यों, उनने पूछा है कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे उपकोष अन्य इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से अधिक स्थायी होते हैं, क्यों ये दोनों अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? तो सीधा सा रीजन है, जिसके पास सारे घर भरे हुए होंगे उसको तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है? प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनको तोड़ना मुश्किल होता है, इनके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, इनकी प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। मैंने बिल्कुल मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को शॉर्ट बना के लिखा है, आप लोग समझ के इसको आंसर दे दें। विशेष बात याद रखनी है कि इनको थोड़ा आसानी से नहीं जा सकता है क्योंकि प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। मोस्ट आईएमपी नियम, अफबाउ का नियम, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, अफबाउ सिद्धांत। उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होगा, मतलब जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका स्थान होता जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले भरे जाएंगे और अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में बाद में भरते हैं। और ये अफबाउ नियम है। अफबाउ नियम का एक डायग्राम बनता है सर्पिलाकार, वो भी आप बना सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है N+L नियम, वो भी अफबाउ नियम को ही फॉलो करता है। N+L नियम के दो पॉइंट है। पहला यह है कि जिस कक्ष में के लिए N+L का मान कम होगा वही कक्ष पहले भरा जाएगा। जैसे 3D कक्ष है तो 3D में 3 और D क्या है, D मतलब SPDF, याद रखना SPD और F में जो दिग्वांशी क्वांटम संख्या होती है, ये तो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और ये सेकंड वाला क्या होता है, दिग्वांशी। दिग्वांशी के लिए S का मान होता है 0, P का होता है 1, D का होता है 2 और F का होता है 3। तो दिग्वांशी क्वांटम संख्या D है ना, D है तो 2 आएगा, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। 4S है तो 4 तो हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, और S के लिए दिग्वांशी क्वांटम संख्या कितनी होती है 0, तो 4 + 0 मतलब 4। तो जिसका मान कम होगा, किसका, 4S का मान कम है तो 4S पहले भरा जाएगा 3D की तुलना में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों बराबर आ गए तो उसके लिए भी उनने बोल दिया कि जब दोनों बराबर होंगे, दो उपकक्ष ऐसे हैं जिनमें N+L का मान बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में भरा जाएगा जिसमें N का मान कम होगा। किसका मान कम होगा, जिसमें N का मान कम होगा वह पहले भरा जाएगा। उसके टोटल से मतलब नहीं रखना है, फिर N का मान जिसमें कम होगा वो पहले भरा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम 20वां प्रश्न है, क्वांटीकरण क्या है। भौतिकी में क्वांटीकरण, देखो भौतिकी का ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भौतिकी से ही रिलेटेड है। भौतिकी में क्वांटीकरण भौतिकी घटनाओं की चिर सम्मत समझ को नए रूप में समझना।
देखो जो आपकी चिर सम्मत फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, अगर उसको नए रूप में समझते हैं तो वो काय में आ जाती है, क्वांटम यांत्रिकी में आ जाती है। और आपकी जो क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों को क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत से पढ़ना ही क्या कहलाता है, क्वांटीकरण कहलाता है। तो इसी के साथ इस पाठ के 20 प्रश्न समाप्त हुए। अगले वीडियो में अध्याय 3 लेके आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अध्याय 1 का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर अब आपको वो दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कर लीजिए। और अन्य विषय के वीडियो भी आप लोगों को हम अवेलेबल करवाएंगे, उनका भी इंतजार कीजिए। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।